नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया में। अभी हम केदारनाथ सीरीज़ कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का तीसरा भाग है। जैसा कि पिछले दो भागों में हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग तक का सफ़र तय किया और रास्ते में कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ दी। क्या रेट समय लगे उसके बारे में हमने आपको बताया। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग दिखाएंगे। रास्ते में क्या क्या परेशानी आएगी उसके बारे में बताएंगे और कैसे आपको जाना है वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने अपना स्टे सीतापुर में किया था, जो कि सोनप्रयाग से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पहले पड़ता है। और सीतापुर में स्टे करने का कारण ये था कि वहाँ पे आपको रूम्स काफ़ी कम दामों में मिल जाती है। सोनप्रयाग में मनमाने रेट्स चार्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। सीतापुर स्टे करने के लिए अच्छी जगह, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और अगले सुबह हम सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े और सोनप्रयाग से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। सुबह करीबन 6:30 बज रहे थे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीबन 5 किलोमीटर है और ये दूरी आपको टैक्सी से कवर करनी पड़ती है। 500 रुपये पर पर्सन वहाँ से चार्ज लगता है, क्योंकि आपकी प्राइवेट गाड़ी सोनप्रयाग से आगे जाने नहीं दी जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचने में करीबन हमें 20 मिनट लगे। टैक्सी बिल्कुल फुल करके ले जाई जाती है, एक एक टैक्सी में ओवरलोड करके आपको बैठाया जाता है, जो कि सही नहीं है। रास्ता बहुत ही सकरा है और हमें करीबन 20 मिनट लगे और हम गौरीकुंड पहुँचे। ये गौरीकुंड है। यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, जो लगभग आपको 22 किलोमीटर पड़ता है। और ये गौरीकुंड है, ये पानी का गर्म कुंड है। लोग यहाँ से स्नान करके अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये यहाँ का मार्केट है गौरीकुंड का, और ज़रूरत का सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कोई परेशानी आपको होने वाली है नहीं। चाहे तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, आपको रूम भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन रूम यहाँ थोड़े महंगे मिलेंगे आपको, इसलिए लोग नीचे सोनप्रयाग या सीतापुर में स्टे करते हैं। हमने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। दोस्तों, 2013 में जो आपदा आई थी उसने लगभग आधे गौरीकुंड को तो ख़त्म कर ही दिया था। मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर थी और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर दिया। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर आते ही हमें यह पहला झरना देखने को मिलता है, और ऐसे प्राकृतिक झरने आपको पूरे ट्रैक में देखने को मिलेंगे। और इन झरनों के पास जाकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको इनसे होकर ही गुजरना पड़ता है, तो अपने जूते को थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि ये भीग जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो लोग यहाँ पे संभल संभल कर पार होते हैं। ट्रैकिंग में अपने साथ कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपको ऑक्सीजन में मदद करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ते जाती है ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। तो कपूर सूंघने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन रहता है और थकान भी कम होती है, और ये ऊंचाई वाले इलाके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। सामान ऊपर पहुंचाने तक का ये खच्चर ही एकमात्र ज़रिया है, इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे सामानों के रेट्स महंगे होते जाते हैं, क्योंकि इन्हें पहुंचाना आसान नहीं होता। और हम चीरबासा पहुंच गए थे, जहां पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। हमने हाथ जोड़े और आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। करीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके थे और हम पहुंच चुके थे जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से पहले ये थोड़ा सा मार्केट आता है, जहाँ पे आप रुक कर रिफ़्रेश हो सकते हैं, चाय वगैरह मैगी वगैरह खा सकते हैं। और ये खच्चरों से सामान को उतारा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। हम भी यहाँ रुके और थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए, क्योंकि थकान बहुत हो चुकी थी। और फिर हमने आगे की यात्रा को शुरू किया, और ये खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने। रास्ते भर आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिलते रहेंगे, और जब जब ये नज़ारे हमें मिले हमने इसे अपने कैमरे में कैद किया।
केदारनाथ ट्रैक की यही तो सबसे ख़ास बात है, क्योंकि आपको रास्ते में ये झरने मिलते रहेंगे और ये झरने जब भी आते हैं आपको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देते हैं अंदर से। और ये भी बहुत खूबसूरत झरना था जो कि रास्ते में ही पड़ा था। और हम फिर आगे की ओर बढ़े और सामने आपको जो वो खाई सी दिख रही वो है रामबाड़ा, जो कि 2013 की आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गया था। 2013 से पहले वो एक अहम पड़ाव हुआ करता था इस ट्रैकिंग का, और बहुत ही बड़ा बाज़ार भी था जहाँ पर बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह थे, रेस्टोरेंट थे, खाने की व्यवस्था थी। लेकिन 2013 की आपदा ने इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, ये नया रास्ता बनाया गया था घोड़े और खच्चरों के लिए। लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा पड़ता है। ज़्यादातर यहाँ खच्चर वगैरह ही लेकर जाया जाता है। ये नया रास्ता है, और लेकिन खच्चर वाले आज भी ये पुराना रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये पालकी वगैरह है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। करीबन 9 से 10 हज़ार रुपये आपको खर्चा पड़ता है। दोस्तों, ये है रामबाड़ा, और ये रामबाड़ा का नया पुल है जो कि आपदा में पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इसे दोबारा बनाया गया, और ये एक प्रमुख पॉइंट है इस ट्रैक का। लोग यहाँ रुकते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। और सामने आपको दिखता है रामबाड़ा, जो अब बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कभी कोई एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। बहुत अच्छी मार्केट हुई करती थी। और ये रामबाड़ा का नया पुल है, नीचे से ये मंदाकिनी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रामबाड़ा का ये पुल क्रॉस करते ही चढ़ाई बिल्कुल स्टीप हो जाती है, और भी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब सीधे चढ़ना होता है। अभी तक जो रास्ता आप तय करते आए थे वो लगभग थोड़ा आसान तो था, लेकिन रामबाड़ा पुल क्रॉस करते ही ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल सा जाता है। तो लोग यहाँ रुककर थोड़ी देर विश्राम करते हैं, क्योंकि आगे की चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। और हम भी पुल से धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए थे, और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, नज़ारे खूबसूरत होते जाते हैं, मौसम भी सुहाना होते जाता है। और केदारनाथ घाटी में तो मौसम कब बदल जाए इसका कुछ भी आप नहीं कह सकते। धूप और बारिश का खेल तो चलता ही रहता है, कभी धूप हो जाती है तो कभी बारिश। और ऐसे खूबसूरत झरनों के तो क्या ही कहने, ये तो आपकी थकानी मिटा देते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो करीबन 2500 रुपये आपको पड़ेंगे। केदारनाथ मंदिर अब 4 किलोमीटर दूर था, और बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, नज़ारे बेहद ही खूबसूरत होते जा रहे थे, और मौसम भी बिल्कुल खुल सा गया था। और इन नज़ारों का क्या ही कहना, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये पीछे केदार पर्वत, रास्ते भर ये ओस से ढका हुआ था, बादलों से ढका हुआ था, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरह से हमें दिख रहा था। करीबन शाम 6 बजे हम घोड़ा पड़ा पहुंच गए,
और ऊपर मौसम धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। जो कि एक्चुअल में मतलब किसी और को परमिशन तो वैसे मिलती है नहीं उड़ाने की यहाँ, पर जिनके पास थी तो उनसे ले रखी थी मैंने। वो थे ना डीएम ऑफिस में काम करते थे, तो उनको परमिशन का कोई वो नहीं था। ऊपर पहुंचकर हमें केदार पर्वत का ये खूबसूरत नज़ारा दिखा, जिसे हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, रात का स्टे हमने एक कैंप में किया था। लगभग 8 लोगों का स्टे हमें 3,000 रुपये का पड़ा। और कैंप में आपको बेडशीट और चार्जर दी जाती है और साथ में एक स्लीपिंग बैग दिया जाता है। और ये एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छा होता है और काफ़ी मज़ा आता है। और होटल में ये मज़ा आपको नहीं मिल सकता, इसलिए केदारनाथ आए तो कैंप में स्टे ज़रूर करें। ये केदारनाथ घाटी का सुबह सुबह का नज़ारा है। सुबह के करीबन 6 बज रहे थे और सामने पर्वत बिल्कुल साफ़ होता जा रहा था और नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और हेली सर्विसेज यहाँ सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हैं और हर मिनट आपको एक हेलीकॉप्टर तो उड़ता या उतरता दिख ही जाएगा। शायद ही इतनी हेलीकॉप्टर मैंने अपने जीवन में कहीं देखे होंगे और इतने नज़दीक से देखे होंगे। हमने जिस कैंप में स्टे किया था वो करीबन मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और फिर हमने सुबह सुबह रिफ़्रेश होकर मंदिर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। और आपको जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते जाएंगे आपको ये नज़ारे दिखते रहेंगे। हेलीकॉप्टर आते हैं, जाते हैं, यात्री उतारते हैं और ये सिलसिला दिन भर चालू रहता है। और ये खूबसूरत नज़ारा था। और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे हमें लंबी लाइन देखने को मिली, जो कि भगवान के दर्शन के लिए थी। और सुबह 6 बजे ही आरती हो चुकी थी। आरती तो हम देख नहीं पाए, शायद हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन दर्शन तो हमें करना ही था और हम भी लाइन में लग गए। जिस पल का हमें इंतज़ार था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, आखिर वो पल सामने आ ही गया। बाबा केदार हमारे सामने थे और ये मंदिर का खूबसूरत नज़ारा पहुंचते ही जैसे लगा कि हमारी सारी थकान ही ख़त्म हो गई हो। सुबह सुबह का वक्त था और ये मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज लोगों की काफ़ी भीड़ भी थी वहाँ पर और सभी कोई दर्शन के लिए आतुर थे। लाइन लंबी थी तो दर्शन में टाइम लग रहे थे, लेकिन मंदिर के परिसर में बैठकर जैसे सारी थकान ही हमारी दूर हो गई थी। धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा था, फिर से बादल आने लगे थे। मैं देख के आती हूँ। महादेव।
दोस्तों यही है वो भीमशिला जिसने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। जब 2013 में बाढ़ आई थी तो इसी शिला ने पानी को 2 भागों में काट दिया था, जिससे मंदिर को नुकसान तो नहीं पहुंचा था, लेकिन अगल बगल की सारी बस्तियां और मार्केट दुकान सब तबाह हो चुके थे। और ये मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य का स्मारक है, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और यहीं पे उन्होंने अपनी समाधि ली थी। आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद हम भैरव मंदिर गए, जो कि केदारनाथ से करीबन 300 मीटर की ऊंचाई पर है और ये ट्रैक करके जाना पड़ता है। छोटा सा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और जब तक हम भैरवनाथ जी के दर्शन ना कर ले, केदारनाथ जी के दर्शन को भी अधूरा माना जाता है। तो मंदिर आए तो यहाँ के भी दर्शन करने बिल्कुल आवश्यक है। और ऊपर का मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तेज़ हवाएं चलने लगी थी, मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा था, लेकिन धूप अभी भी आ रही थी। हमने भी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और अपना झंडा वहाँ लगाया, जो कि हम अपने घर से लेकर चले थे। ऊपर से केदार घाटी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पूरी की पूरी केदार नगरी आपको ऊपर से दिखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। और साथ में ऐसा सुहाना मौसम हो जाए तो बात ही क्या है। दोस्तों कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, अगर आप ऊपर केदारनाथ मंदिर की तरफ आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वगैरह भी रखें, क्योंकि यहाँ पे मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। जिस रात हम कैंप में स्टे किया था हमने, उस रात टेम्परेचर -5 चला गया था, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कंबल वगैरह थे, तो जिससे हमारा काम चल गया। नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक स्लीपिंग बैग में आपकी ठंड जो है वो दूर नहीं होती। और ये मंदाकिनी नदी का खूबसूरत नज़ारा, जो कि मैंने अपने कैमरे में कैद किया। अगर आप एक नॉर्मल ट्रैकर हैं तो आपको इस ट्रैक में पूरे करीबन 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। आप आराम से चलिए, रुकते रुकते। रास्ते में खाने पीने की कोई कमी है नहीं, तो आप खाते पीते आगे बढ़ते रहिए और धीरे धीरे कर कदम बढ़ाएं, बीच में रुकते रहें। हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हड़बड़ी करेंगे उतना ही धीरे होते जाएंगे और थकान भी बढ़ती जाएगी। करीबन 2 बजे हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। वापसी हमने खच्चरों में बैठकर की, क्योंकि हमें नीचे जल्दी पहुंचना था और आगे के लिए भी निकलना था, इसलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद कर नहीं सकते थे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।